जिसका इंतजार था वो हो गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर बधाई का संदेशा आ गया है। अब तक चीन, भारत और यूरोप के ज्यादातर नेताओं ने ट्रंप को जीत पर मुबारकबाद दी थी, लेकिन पुतिन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था। 6 नवंबर को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से पूछा गया कब आएगा बधाई संदेश। पेस्कोव ने फीका रिएक्शन दिया, बोले मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसलिए लोगों को लगा कि बात टल गई है, लेकिन 8 नवंबर को पुतिन एक कार्यक्रम में बोले कि ट्रंप एक बहादुर इंसान है, मैं उन्हें जीत पर बधाई देता हूं। हम दोनों देश के रिश्ते फिर से बेहतर बनाने की बातचीत के लिए तैयार हैं। अमेरिकी पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने अपनी किताब वॉर में दावा किया है कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी ट्रंप कम से कम 7 बार पुतिन से फोन पर बात कर चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से दोनों देश के रिश्ते और खराब हुए हैं, लेकिन ट्रंप के आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अब ये रिश्ते पटरी पर आ सकते हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे पुतिन ट्रंप की जीत पर क्या बोले, रूस अमेरिका के रिश्तों का इतिहास क्या रहा है और ट्रंप की वापसी से दोनों देशों के रिश्ते क्या सामान्य हो पाएंगे, और पुतिन के बयान के बाद चर्चा करेंगे यूरोप के एक देश की जहां सरकार कभी भी गिर सकती है। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा होगी पुतिन और ट्रंप की। Brought to you by Tata Tea Agni, Hire and ITEL। लेकिन सबसे पहले 2 जरूरी सूचनाएं जान लीजिए। सूचना नंबर 1, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सज रहा है ललन टॉप अड्डा। तारीख 22, 23, 24 नवंबर, तीनों दिन का टिकट 499 रुपए में। मतलब एक बार टिकट लीजिए, तीनों दिन आइए, जितना देर रहना हो उतना देर रहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मिलेंगे वहां पे अड्डे पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे गेस्ट और ललन टॉप का पूरा परिवार। और सूचना नंबर 2, चल रही है ललन टॉप की चुनाव यात्रा। टीमें कर रही हैं दौरा झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का। जानने चुनावी तापमान तो देखिए हमारे तमाम चैनलों पर हमारी इलेक्शन कवरेज। और अब शुरुआत करते हैं दुनियादारी की। यह बात है फरवरी 2017 की। इस महीने एक इंटरव्यू खूब चर्चा में था। यह इंटरव्यू लिया था फॉक्स न्यूज के पत्रकार बिल ओराइली ने। उनके सामने बैठे थे अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दोनों के बीच विदेश नीति पर बातें हुई, लेकिन जिस एक सवाल ने सुर्खियां बटोरी वो जुड़ा था रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। राइली ने सवाल किया था कि क्या पुतिन हत्यारे हैं। उनका इशारा पुतिन विरोधियों के गायब होने और पड़ोसी देशों में उनकी सेनाएं जो उतारने की उनकी सनक है उसकी तरफ था। अगर रूस और अमेरिका के रिश्ते के इतिहास पर नजर डालें तो जवाब का सहज अनुमान लगाया जा सकता था। अगर ट्रंप सीधे तौर पर हाँ नहीं कहते, फिर भी पुतिन की तीखी आलोचना तो होनी ही थी। उम्मीद थी कि ट्रंप पुतिन को घेरेंगे, उन्हें वैश्विक राजनीति में चल रही उथल पुथल के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, जैसा अमेरिका करता रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप के जवाब ने बहुतों को हैरान कर दिया। वो पुतिन के पक्ष में खड़े हो गए। इस फेर में उन्होंने अपने ही देश को लपेटे में ले लिया। उनका जवाब था कि यहां बहुत सारे हत्यारे हैं। आपको क्या लगता है कि हमारा देश निर्दोष है? मुझे लगता है कि हमारे मुल्क ने भी काफी जानें ली हैं। आपको तो पता ही है कि पूरी दुनिया में इस वक्त भी बहुत सारी मारकाट और बहुत सारी मूर्खताएं चल रही हैं। ट्रंप के जवाब ने हंगामा मचा दिया था। यह अमेरिका की चली आ रही विदेश नीति के कतई उलट था। सवाल उठना लाजिम था, सो उठा भी। पूछा गया कि ट्रंप रूस के उपकार का कर्ज चुका रहे हैं। रूस का ट्रंप पर कैसा उपकार? दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया था कि रूस ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है। दावा यह कि रूस ने ट्रंप के पक्ष में माहौल बनाया, उनके लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा भी फैलाया था। विपक्षी उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के ईमेल्स की हैकिंग भी रूसी हैकर्स ने की थी। पूरा तामझाम ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए किया जा रहा था। दावा यह भी कि सारी बातें पुतिन को पता थी, लेकिन उन्होंने इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। 2019 में अमेरिकी वकील रॉबर्ट म्यूलर ने इन आरोपों की तफसीर से जांच की। म्यूलर 2001 से 2013 तक एफबीआई के लिए काम कर चुके हैं, इसलिए उनकी रिपोर्ट को गंभीरता से लिया गया। इस रिपोर्ट में सभी आरोप झूठे निकले। सनद रहे ऐसे ही आरोप 2024 के चुनाव में डेमोक्रेट्स ने रूस पर फिर से लगाए। बहरहाल अब हम बात कर लेते हैं रूस और अमेरिका के रिश्तों के इतिहास की।
18वीं सदी के अंत तक रूस और अमेरिका के बीच कोई संपर्क नहीं था। उस समय दोनों देश अपने अपने घरेलू मसलों से जूझ रहे थे। 17वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, इसमें रूस ने दखल नहीं दिया। 1867 में रूस ने अलास्का को अमेरिका को बेच दिया। इससे पहली बार दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध शुरू हुए। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, सोवियत संघ वजूद में आया। शुरुआत में अमेरिका इससे असहज हुआ। 1920 के दशक में दोनों देश के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन को कॉमन एनिमी मिला, नाजी जर्मनी। हिटलर की लीडरशिप में नाजियों ने लड़ाई की, लेकिन उनकी हार हुई। इसके बाद कुछ समय के लिए दोनों के रिश्ते सुधरे। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया और इस तरह दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन में शीत युद्ध की शुरुआत हुई। इस बीच दोनों देशों के संबंध बहुत ही तनावपूर्ण रहे। 1950 में कोरिया युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका साउथ कोरिया के समर्थन में उतरा, तो वहीं नॉर्थ कोरिया की तरफ से सोवियत यूनियन ने मोर्चा संभाला। 1955 में अमेरिका ने वियतनाम वॉर शुरू किया, सोवियत यूनियन ने यहां वियतनाम की मदद की। 1962 में क्यूबा की मिसाइल क्राइसिस हुई। 1979 में अफगानिस्तान में युद्ध शुरू हुआ। यहां भी सोवियत यूनियन और अमेरिका आमने सामने थे। अमेरिका यहां मुजाहिदीनों का समर्थन कर रहा था। फिर 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। रूस एक स्वतंत्र देश बना। बोरिस येल्सिन देश के पहले राष्ट्रपति हुए और साल 2000 में देश की कमान पुतिन के पास आई। उन्होंने अमेरिका के साथ संबंध बेहतर बनाने की कोशिश की। पुतिन अब तक कुल 7 बार अमेरिका के दौरे पर भी जा चुके हैं। पहली बार साल 2000 में गए थे और आखिरी बार 2015 में। पुतिन के दौरे में 3 ऐसी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं जिसकी वजह से अमेरिका उनसे नाराज हुआ है। नंबर 1, जॉर्जिया युद्ध। 2003 में मिखाइल साकाशविली जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति चुने गए। वो वेस्ट के समर्थक थे। उन्होंने जॉर्जिया को यूरोपियन यूनियन और नेटो का सदस्य बनाने पर पूरा जोर दिया। 2006 में नेटो की सदस्यता को लेकर जॉर्जिया की संसद ने प्रस्ताव भी पास कर दिया। इससे रूस नाराज हुआ। उसने साउथ ओसेटिया और अबकाजिया के विद्रोहियों को मदद भेजना और उकसाना शुरू कर दिया। झगड़े से जॉर्जिया तंग आ गया। अगस्त 2008 में उसने साउथ ओसेटिया और सेना भेज दी। फिर रूस लड़ाई में शामिल हो गया। ये लड़ाई 6 दिनों तक चली। इस लड़ाई में सैकड़ों लोगों की मौत हुई और लगभग 2 लाख लोग विस्थापित हुए। ये व्लादिमीर पुतिन का अपनी सीमा से बाहर पहला युद्ध था। उन्होंने इसे बखूबी अंजाम दिया था। जॉर्जिया की 20% जमीन पर अप्रत्यक्ष रूप से रूस का जो कब्जा हुआ वो आज भी बरकरार है। उस जमीन पर रूस की सेना मौजूद है। वहां जॉर्जिया से अलग करेंसी और पॉलिटिकल सिस्टम चलता है। ये पूरा सिस्टम मॉस्को से ऑपरेट किया जाता है। नंबर 2, क्रीमिया पे कब्जा। क्रीमिया जो है वो यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। साल 2014 में रूस ने इस पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने इस कब्जे का अवैध बताकर विरोध किया। इस घटना के बाद दोनों के रिश्ते में तल्खी भी आई थी, रूस और अमेरिका के। फिर नंबर 3, यूक्रेन पर हमला। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। रूस ने कहा कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ मिलकर साजिश रच रहा है। वो नेटो में शामिल होकर जंग शुरू करना चाहता है। तब से ये जंग चल ही रही है और अब तक इसका कोई फैसला नहीं निकल पाया है। यूएस शुरुआत से ही यूक्रेन की मदद कर रहा है। वो अब तक यूक्रेन को 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद कर चुका है। ट्रंप अब तक इस मदद से असहज नजर आए हैं। उनका कहना है कि हमें विदेश में चल रही जंग में पैसा नहीं फूंकना चाहिए। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान यह भी कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो जंग रोक देंगे। चुनावी कैंपेन में उन्होंने इस युद्ध को खत्म करने के प्लान का भी जिक्र किया था। हालांकि उन्होंने इसे कभी साझा नहीं किया, लेकिन उनके रनिंग मेट जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे ऐसा कहा जा रहा है, उन्होंने एक दफा इस प्लान का कुछ हिस्सा शेयर किया था। इसके मुताबिक यूक्रेन की आज़ादी बरकरार रखी जाएगी। यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। रूस वादा करेगा कि वो उस पर हमला नहीं करेगा। वेंस ने इशारतन ये भी कहा कि यूक्रेन को अपने कुछ हिस्से से समझौता करना पड़ सकता है। उन्होंने क्रीमिया का नाम लिया। कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन को क्रीमिया वापस दिलवाने में मदद करेगा तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, इसमें कई जानें जाएंगी। और क्या हुआ है रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से? अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। रूस ने भी अमेरिका को अनफ्रेंडली देशों की लिस्ट में शुमार किया है, माने ऐसे देश जिनके साथ दोस्ताना संबंध नहीं रखे जा सकते हैं। ये तो हुई बात रूस यूक्रेन संबंध की। अब बात करते हैं ट्रंप और पुतिन की। हमने शुरुआत में अमेरिकी पत्रकार बॉब वुडवर्ड की किताब का जिक्र किया था। अक्टूबर 2024 में उन्होंने वॉर नाम से किताब रिलीज की। इस किताब में दोनों नेताओं से जुड़ी 2 बड़ी बातें बताई गई हैं। पहली बड़ी बात कि ट्रंप ने राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी पुतिन से लगभग 7 बार उनसे फोन पर बात की, ये हम बता ही चुके हैं। और दूसरी बात कि ट्रंप ने कोरोना महामारी के दौरान पुतिन को
कोविड की टेस्ट किट भेजी थी जो उनके पर्सनल इस्तेमाल के लिए थी। अब जानते हैं कि पुतिन ट्रंप की जीत पर क्या बोले। पुतिन बोले कि मैं ट्रंप को चुनाव में जीत की बधाई देता हूं, वो एक बहादुर इंसान है। सुनिए। Стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса. Мне, на мой взгляд, кажется, это заслуживает внимания, как минимум. И я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов. Если кто-то из них захочет возобновить контакты, я всегда говорил, хочу еще раз сказать, мы ничего против не имеем. Пожалуйста, будем контакты возобновлять и вести дискуссии. Я вам могу сказать, его поведение в момент покушения на его жизнь, я не знаю, но на меня произвело это впечатление. Он мужественный человек оказался. И дело не только в поднятой руке и в призыве бороться за их общие идеалы. Дело не только в этом. Хотя это, конечно, знаете, на драйве, на таком... Человек проявляет себя в экстраординарных условиях. Вот здесь человек проявляет себя. И он себя проявил, на мой взгляд, очень правильным образом, мужественно, как мужчина. हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर अमिताभ सिंह से पूछा कि पुतिन ने ट्रंप से बातचीत की इच्छा जाहिर की है, क्या दोनों देश के रिश्ते वापस पटरी पर आ सकते हैं? सुनिए उनका जवाब। देखिए, रिश्ते बहाल होने के लिए सबसे बड़ा कारक पुतिन ही है। दूसरा सबसे बड़ा कारक अगर माने तो रूस यूक्रेन युद्ध है। तो जब तक रूस यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान निकल के नहीं आता, जब तक पुतिन सत्ता में है, तो वो पहले जैसी 2014 के पहले जैसी स्थिति नहीं बनने जा रही है। जब G7 जो समय G8 का मेंबर था और अमेरिका और रूस के संबंध काफी अच्छे थे, बहुत अच्छे तो नहीं थे लेकिन काफी अच्छे थे, और अब से तो बहुत अच्छे थे। तो इस तरह संबंध बनाने की जहां तक बात है, दो व्यक्तियों का संबंध बन सकता है और ट्रंप और पुतिन मानते भी हैं अपने आप को एक मित्र की तरह। लेकिन ट्रंप का अगर पिछला कार्यकाल आप देखें तो वो किम जोंग उन को भी अपना मित्र मानते थे, उनसे भी मिलने गए थे, लेकिन कुछ समाधान निकल के नहीं आया। और वो उतना समाधान इमीडिएट कंसर्न का नहीं था जितना रशिया यूक्रेन वॉर है। और इसके पहले भी ट्रंप ने कहा है कि वो 24 घंटे में युद्ध शांत करा दे सकते हैं, और कैसे कराएंगे ये उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। लेकिन जो संभावना बन रही है, और अगर मैं कहूं तो ट्रंप ट्रांजैक्शनल है, वो चाहेंगे कि अमेरिका का कम से कम आर्थिक नुकसान हो यूक्रेन युद्ध में, और वो आर्थिक नुकसान को रोक तभी सकते हैं जब अमेरिका अपना उनको फंड्स देना बंद कर दे यूक्रेन को, जो मुझे नहीं लगता है आज की स्थिति में संभव है। हालांकि जो पिछले साल हमने देखा है, और इस पूरे साल लगभग हमने देखा है कि अमेरिका रिलक्टेंट था इनको एड देने के लिए, और खासकर इनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी, वो उसको इमिग्रेशन से जोड़ रही थी, वो उसको वॉल बनाने से, जो मेक्सिको में बनाना, मेक्सिको यूएस बॉर्डर पे बनाना था, उससे जोड़ रही थी। तो हम ये मान सकते हैं कि अर्थ जहां इन्वॉल्व होगा, जहां पैसे इन्वॉल्व होंगे, वहां पर ट्रंप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और इसके पहले भी ट्रंप ने जेलेंस्की के बारे में कहा है कि वो बहुत अच्छे सेल्समैन हैं, जब भी अमेरिका आते हैं $100 बिलियन लेके जाते हैं यहां से। तो ऐसे में लग रहा है कि यूक्रेन वॉर का समाधान अमेरिका की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और उनका जो एड देते हैं उनको वो रोकने की अगर बात करें तो एक समाधान हो सकता है। लेकिन इस बीच में एक और कारक है, वो है यूरोप और नेटो। और नेटो का सबसे बड़ा सदस्य होने के नाते ये मुझे नहीं लग रहा है कि पर्सन टू पर्सन लेवल जो उनकी दोस्ती है उसके चलते रूस और अमेरिका के संबंध सुधर जाए और यूक्रेन वॉर रुक जाए, ये मुझे अभी फिलहाल नहीं लग रहा। हमने उनसे इतिहास भी जाना कि दोनों देशों के बीच, दोनों देश के नेताओं के बीच पुराने रिश्ते कैसे रहे हैं। सुनते हैं। पुतिन, देखिए, ट्रंप पर्सनल या इंडिविजुअल सेंट्रिक हैं, पार्टी से अपने आप को बड़े मानते हैं और देश से भी कई बार अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं, और वही स्थिति पुतिन की भी।
पुतिन की अपनी कोई पार्टी नहीं है, जो पार्टी थी उसको छोड़ के आजकल इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, और अभी रूस में अनकंटेस्टेड लीडर हैं वो, अनलाइक ट्रम्प। तो इनकी अपनी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और इसके पहले भी जो जब पहले कार्यकाल में थे, उन्होंने या ट्रम्प ने इनको अपना मित्र बताया था और ये कहा था कि ये दोस्ती हमारी बहुत अच्छी है और पर्सनल केमिस्ट्री के चलते बहुत सारी समस्याओं का सुलझाव हो सकता है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पुतिन से एक सवाल पूछा गया था इस साल कि आपको, जब बाइडेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे तब, कि आपको कौन लगता है कि बाइडेन अच्छे राष्ट्रपति होंगे कि ट्रम्प? तो उन्होंने छूटते ही कहा था कि वो बाइडेन होंगे, क्योंकि उनके इसमें कॉन्टिन्यूटी है और प्रेडिक्टेबल है। ये अनप्रेडिक्टेबल, यानी उसका अगर बाइनरी ऑपोजिट अगर ले तो ये मानते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल है, इनके साथ काम नहीं किया जा सकता। तो ये विरोधाभास भी है उनके इसमें। और लोग तो ये बताते हैं, जैसे बॉब वुडवर्ड की किताब है वॉर, उन्होंने उसमें लिखा है कि 2022 में युद्ध के बाद करीब 7 बार ट्रंप ने पुतिन से बात की है। तो लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए, और ये जर्नलिस्टिक राइटिंग की तरह ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि अब तक कोई इसका रेफरेंस नहीं मिला, आर्काइवल रेफरेंस भी नहीं है। लेकिन ये तो है कि बातचीत इन दोनों में होगी, और वो किन मुद्दों पर होगी, वो यूक्रेन युद्ध को शांत कराने के लिए होगी, या एंटायर गैमट ऑफ रिलेशनशिप पे होगी, या यूक्रेन को अलग रख के रूस और अमेरिका की बात होगी, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। और टेम्परामेंटल है ट्रम्प, ये पुतिन भी जानते हैं, और टेम्परामेंटल अगर लीडर हो जाए तो जाहिर है कुछ भी हो सकता है। रूस यूक्रेन का चैप्टर यहीं तक, अब बारी जर्मनी की। 6 नवंबर 2024 की तारीख, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए, व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक वापसी हुई। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के एक पक्के सहयोगी देश का सत्ताधारी गठबंधन टूट गया, और इसकी बदौलत 2021 से चली आ रही सरकार गिरने की कगार पर है। बात जर्मनी की हो रही है। जर्मनी मध्य यूरोप में बसा एक देश है। जर्मन सरकार के मुखिया हैं ओलाफ शुल्ज। वहाँ इस पद को चांसलर कहते हैं। फेमिलियर लैंग्वेज में चांसलर को आप प्रधानमंत्री समझ लीजिए। जर्मनी में फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है, जिसमें कुल 16 राज्य हैं। जर्मन संसद में भी भारत, अमेरिका और ब्रिटेन की तरह 2 सदन हैं। निचले सदन को बुंदेस्टाग कहते हैं। इसमें कुल 598 सीटें हैं। हर 4 साल पर जर्मनी में निचले सदन के रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। जर्मन संसद के ऊपरी सदन को बुंदेसराट कहते हैं। इसमें कुल 69 सीटें हैं। जर्मनी के सभी 16 राज्य हर 5 साल पर अपने लोकल इलेक्शन कराते हैं। इससे ऊपरी सदन बनता है। अब समझते हैं कि हालिया मुद्दा क्या है। बुधवार 6 नवंबर को जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज ने अपने वित्त मंत्री क्रिस्टियन लेंडर को बर्खास्त कर दिया। इसलिए उनकी पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। वो फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी यानी FDP से आते हैं। अब ओलाफ शुल्ज सदन में अपना बहुमत खो चुके हैं और उन्होंने सदन में विश्वास प्रस्ताव का सामना करने का ऐलान किया है। ये प्रस्ताव 15 जनवरी को सदन में पेश किया जाएगा। तब तक ओलाफ शुल्ज अल्पमत की सरकार चलाएंगे। अगर वो विश्वास प्रस्ताव हारते हैं तो जर्मनी में मार्च 2025 में चुनाव कराए जाएंगे, तय समय से 6 महीने पहले। आप समझते हैं कि ये नौबत कैसे आई? ओलाफ शुल्ज ने अपने वित्त मंत्री को बर्खास्त क्यों किया और इस गठबंधन की पूरी कहानी क्या है? 6 सितंबर 2021 को जर्मनी में संसदीय चुनाव हुए। 15 अक्टूबर 2021 को चुनाव के नतीजे आए। कोई भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकी। फिर 71 दिनों तक चले नेगोशिएशन के बाद तीनों पार्टियों ने हाथ मिलाया। ये 3 पार्टियां थी ओलाफ शुल्ज की अपनी पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी SDP, इनको मिले चुनाव में सबसे ज्यादा 25.74% वोट। वित्त मंत्री क्रिस्टियन लेंडर की फ्री डेमोक्रेट्स पार्टी FDP, इनको मिले 11.46% वोट। और तीसरी पार्टी थी शुल्ज सरकार की वर्तमान विदेश मंत्री एनालिना बेरबाक की ग्रीन पार्टी, इनको मिले 14.75% वोट। 8 दिसंबर 2021 को तीनों पार्टियों की गठबंधन सरकार बनी। गठबंधन को नाम दिया गया ट्रैफिक लाइट कोलिशन। वजह इन तीनों पार्टियों का रंग। ट्रैफिक लाइट में दिखने वाले 3 रंग जैसे होते हैं वैसा ही है। लाल रंग SDP के लिए, पीला रंग FDP के लिए और हरा रंग ग्रीन पार्टी के लिए। इसके अलावा 2021 के चुनाव में जर्मनी की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी CDU को 24.07% वोट हासिल हुए थे। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल इसी पार्टी से आती हैं। अब 2021 से पहले 16 साल तक वो जर्मनी की चांसलर थी। उनके चौथे कार्यकाल में 2018 से 21 तक ओलाफ शुल्ज वाइस चांसलर और वित्त मंत्री थे। एंजेला मर्केल के चांसलर
लीडरशिप में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने एसडीपी और एफडीपी के साथ अलग अलग समय पर गठबंधन बनाया था। फिर 2021 के चुनाव से पहले मर्केल ने ऐलान किया कि वो अपनी दावेदारी पेश नहीं करेंगे। चुनाव के बाद ओलाफ शुल्ज अगले चांसलर बनते हैं, लेकिन अब ट्रैफिक लाइट कोलिशन टूट चुका है। शुल्ज की एसडीपी और ग्रीन पार्टी अब भी साथ हैं। 2021 में हाथ मिलाने के बाद से ही तीनों पार्टियां आपसी मतभेद का शिकार थीं, सामना कर रही थी। उस दौरान भी कई जानकारों का मानना था कि ये गठबंधन कमजोर साबित होगा। हमने अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार डॉक्टर स्वस्ति राव से पूछा कि एसडीपी और एफडीपी में मतभेद क्या चल रहे हैं। सुनते हैं उन्होंने क्या समझाया। बेसिकली जर्मनी में कुछ दिनों से एक बजट क्राइसिस चल रहा है और उस बजट क्राइसिस में जो बजट का शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए बहुत कोशिशें चल रही हैं। अब बीइंग द फाइनेंस मिनिस्टर, वहां पे एक कंट्रोवर्सी ये हुई है कि टेंशन तो उनके बहुत दिनों से चल रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनकी विचारधारा अलग अलग है। तो जैसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है वो थोड़ा सा सेंटर लेफ्ट की तरफ लीनिंग है, वैसे ही जो एफटीपी है वो सेंटर राइट कंजर्वेटिव लीनिंग्स की है। और उनका क्या है कि वो क्लासिक उनका जो तरीका है वो टैक्स कट्स को फेवर करते रहे हैं। और इस बार भी ये हुआ है कि जर्मनी में जो बजट शॉर्टफॉल है उस चीज को पूरा करने के लिए जो पॉलिसीज चाहती है कोalition सरकार, जो ओलाफ शोल्ज के अंडर जो लिंडर है वो लगातार उसका विरोध करते आ रहे हैं। और इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसा टेक्स्ट वो सामने आया है जहां ये पता चल रहा है कि बेसिकली लिंडर ने एक पूरी की पूरी एक रिपोर्ट तैयार करी थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से टैक्स कट्स होने इस वक्त जरूरी है, किस तरह से वो वाले प्लान्स वो वहां पे बात कर रहे हैं जो इस वक्त एसडीपी की पॉलिसीज के बिल्कुल अगेंस्ट है। क्योंकि जैसा मैंने आपको मालूम है कि जर्मनी इस वक्त बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जो शुरू हुई है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से पता चलनी, क्योंकि उनकी डिपेंडेंस थी रशियन गैस पे। और उससे बड़ी प्रॉब्लम उनकी जो डिपेंडेंस है जर्मनी पे, उससे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो उनकी डिपेंडेंस चाइना पे। और ये सारा का सारा कंट्रोवर्सी जो है ये कहीं ना कहीं सामने आई है जब अभी हाल में फोक्सवैगन, जो एक तरह से जर्मन इकोनॉमिक मिरेकल का सबसे बड़ा मैं कहूंगी कि सिंबल रहा है, वहां पे उन्होंने अपने प्लांट्स वगैरह बंद किए हैं। तो अभी जो जर्मनी का रिलेटिव डिक्लाइन है, जो स्ट्रक्चरल डिक्लाइन है, उसके कारण जो है वो बहुत स्ट्रक्चरल है। और इस वक्त जो ट्रैफिक लाइट कोalition है शोल्स का, वो चाहता है कि उसको फिक्स करे, पर उसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले उनको बजट शॉर्टफॉल को पूरा करना है। और यहीं पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो हमेशा एक तरह से रोड आर्ट काटे रहे हैं। और अब जब एक रिपोर्ट पूरी की पूरी सामने आई है तो पता चलता है कि इनके जो मतभेद हैं वो बहुत ही गहरे हैं। और इसीलिए इसके पहले कि लिंडनर जो थे वो छोड़ते ओलाफ शोल्स का कोalition, ओलाफ शोल्स ने उनको डिसमिस कर दिया ताकि कम से कम एक अपर हैंड उनका बना रहे एज अ चांसलर। तो ये हुआ है जर्मनी में। आप समझते हैं कि जर्मनी में आगे क्या हो सकता है? ओलाफ शुल्ज ने 15 जनवरी को सदन में विश्वास प्रस्ताव का ऐलान किया है, लेकिन विपक्षी दल इसे और भी जल्दी पेश करना चाहते हैं। विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज इसे अगले हफ्ते ही कराना चाहते हैं। वो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी सीडीयू से आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विश्वास प्रस्ताव में मौजूदा सरकार के हारने की उम्मीद है। अगर सरकार इसमें हारी तो जर्मन राष्ट्रपति 21 दिन के भीतर सदन को डिसॉल्व करेंगे और 2 महीने के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। दूसरी स्थिति ऐसी भी बन सकती है कि ओलाफ शुल्ज एक अल्पमत की सरकार चलाएं, लेकिन ऐसे में उन्हें कोई भी फैसला लेते वक्त विपक्षी दलों का साथ चाहिए होगा। हमने स्वस्ति राव से पूछा कि अगर सरकार गिरी तो आगे क्या होगा, इसका जर्मनी की आंतरिक राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। सुनिए कि ओलाफ शोल्स जो है वो वैसे भी जिस तरह से उन्होंने अपना ट्रैफिक लाइट कोalition चलाया है, और ये अलग बात है कि उन्होंने दे हैव बीन एबल टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम रशियन गैस, और उन्होंने बहुत सारे जो एलएनजी टर्मिनल्स पे इन्वेस्ट किया है, लेकिन जो एक कंपेटिटिव एज जर्मनी की लूज हो गई है लगातार 2 साल, ये दूसरा साल है कि जर्मन इकोनॉमी ऑलमोस्ट रिसेशन में जाते जाते बची है। 2023 में तो रिसेशन था ही, 2024 में भी बिल्कुल बस बाल बाल बचे हैं ये रिसेशन से, क्योंकि 2024 अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है लेकिन प्रोजेक्शंस के अनुसार। तो ऐसे में और दूसरा आपको ये भी पता है कि एक बहुत बड़ी डेट क्राइसिस जर्मनी में है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इसलिए भी है क्योंकि ओलाफ शोल्स की गवर्नमेंट ने ये कोशिश करी थी कि जो कोविड-19 पैंडेमिक का कुछ रिमेनिंग फंड है उसको अपने डिफेंस के सेक्टर में या सोशल वेलफेयर के सेक्टर में उसको वो ट्रांसफर करे, और जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने एक रोक लगा दिया था। तो जर्मनी में एक बहुत बड़ा इशू है जिसको डेट ब्रेक का कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोवाइड करता है। तो ऐसे तमाम क्राइसिस से ओलाफ शोल्स की सरकार ऑलरेडी गुजर रही है। उनको ऑलरेडी बोला जाता है कि उन्होंने जर्मनी की कंपेटिटिवनेस को बनाने के लिए कुछ नहीं किया, इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया। और अब जब सिचुएशन खराब हो रही है, सिचुएशन उनके अगेंस्ट जा रही है, तो सारे के सारे ये स्ट्रक्चरल और सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स एक एक
करके निकल कर आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त अगर इलेक्शन होता है तो ओलाफ शोल्स बहुत ही मतलब उनकी लोकप्रियता बहुत ही कम है। और वैसे भी ये ट्रैफिक लाइट कोalition जो था वो ऐसे कठिन समय से गुजरने के लिए नहीं था। ये ट्रैफिक लाइट कोalition तभी काम करता जिसमें अलग अलग विचारधारा के लोग साथ में थे। अगर वहां पे चीजें नॉर्मल रहती, एक चीप सप्लाई ऑफ रशियन गैस आती रहती, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में उसी तरह से होती रहती और अमेरिका जो है वो उसकी सिक्योरिटी असिस्टेंस उठाता रहता। पर अब जो जर्मनी के ऊपर और स्पेशली ट्रंप के आने के बाद से जो प्रेशर वहां पे उभरा है कि 2% ऑफ जीडीपी आपको कम से कम नेटो को देना है और अपने तमाम इन स्ट्रक्चरल इश्यूज को हैंडल करना है, तो ये जो 3 डायरेक्शन में देखने वाले जो ट्रैफिक लाइट कोalition है कि एक लाल बात कर रहा है, ग्रीन बात कर रहा है और एक येलो बात कर रहा है, इसका नाम ही ट्रैफिक लाइट कोalition रखा गया है। वो आज की डेट में और भी ज्यादा मैं कहूंगी कि अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि उनमें एकजुटता नहीं है, उनके विचारधारा में फर्क है। तो बिल्कुल सही बात है कि दिस इज अ क्राइसिस और इसीलिए चांसलर शोल्स ने पहले ही अपने फाइनेंस मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया, इसके पहले कि वो छोड़ के जाएं, ताकि उनका जो एक जो इस पे लेवल है वो उसका मतलब अपर हैंड रहे। पर इसका फायदा क्या उनको कॉन्स्टिट्यूशनली मिलेगा, मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है कि इसके बाद जब इलेक्शंस होंगे तो क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स के लौटने की उम्मीद है, क्योंकि वो जो है उनके पास फिर भी एक तरीके का हमें वे आउट दिखता है और एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर रहेगा। तो ओलाफ शोल्स के दिन मेरे हिसाब से अभी गिने चुने ही हैं जर्मनी में। अब चलते चलते एक सुर्खी भी जानते जाइए। ये भारत कनाडा विवाद से जुड़ी है। कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज़ चैनल को अपने यहाँ ब्लॉक कर दिया। वजह, चैनल ने एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रसारित किया था। इस चैनल का नाम है ऑस्ट्रेलिया टुडे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं वहां पे। इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें जयशंकर ने भारत कनाडा के कूटनीतिक रिश्तों पर कड़ी टिप्पणियां की। इसके बाद खबर आई कि ये चैनल कनाडा में बैन किया गया है, बंद किया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस मसले पर प्रतिक्रिया आई है। So we were surprised. It looks strange to us, but nonetheless, what I will say that these are actions which yet again highlight the hypocrisy of Canada towards freedom of speech. आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट।